सीएम धामी ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। आईएसबीटी का लिया जायजा, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी, यात्रियों से भी मिले सीएम धामी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने ली परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। परिवहन निगम की आय वृद्धि पर की बातचीत, कहा प्रदेश में जल्द खोले जाएंगे गाड़ियों के लिए फिटनेस सेंटर। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक, कहा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण को जल्द करें निस्तारित, जरूरतमंदों को समय से मिले ऋण। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ पहुंचकर किए बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना के साथ किया महाअभिषेक। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए दान किए 5 करोड़ रुपए। और बाजपुर में पेराई सत्र शुरू करने किसानों ने की चीनी मिल के जीएम से मुलाकात। जीएम से चीनी मिल को सही तरीके से चलाने का किया आग्रह। जीएम ने दिया मांग पूरी करने का आश्वासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडे का बयान सामने आया है साइबर ठगी को लेकर। उन्होंने कहा कि पेंशनर साइबर ठगी से सावधान रहे, किसी को भी अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी ना दे। कोषागार फोन पर कुछ भी जानकारी नहीं मांगता। पेंशनरों को सतर्क रहने की जरूरत, हम सिर्फ केवाईसी ऑफिस में जानकारी मांगते हैं। ये जानकारी पेंशनरों के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहां पर एक आवश्यक जानकारी दी गई है। मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडे ने यहां पर बयान दिया है। अक्सर साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं और इसी के चलते यहां पर मुख्य कोषाधिकारी ने साइबर ठगी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने चेताया है पेंशनरों को। उन्होंने कहा है कि साइबर ठगी से सावधान रहे, किसी को भी अपनी पेंशन से संबंधित जानकारी ना दे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोषागार फोन पर कोई भी जानकारी नहीं मांगता। पेंशनरों को सतर्क रहने की जरूरत, हम सिर्फ केवाईसी ऑफिस में जानकारी मांगते हैं। ये जानकारी पेंशनरों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा अनुरोध है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं पूरे उत्तराखंड में जो कोषागार से पेंशन प्राप्त करते हैं, उनको कोषागार से ऐसे कोई फ़ोन किया नहीं जाता है जिसमें उनसे कोई डाटा मांगा जाता हो। और इसके बजाय जब भी उनको जो है उनका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का जो माह होता है, जैसे किसी का सितंबर में रिटायर हो तो सितंबर के महीने में, जो अक्टूबर में रिटायर हो तो अक्टूबर के महीने में एक बार कोषागार में जाकर के अपने जीवित प्रमाण पत्र को अपडेट करना होता है। इस कार्य को कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करके पोस्ट ऑफिस उनके घर में जाके एक डिवाइस से जो है उससे भी अपडेट कर सकता है। लेकिन इस प्रकार में कोषागार के द्वारा कोई भी उनको फ़ोन नहीं किया जाता, ना उनसे कोई स्पेशल ना उनका पर्सनल डाटा मांगा जाता है। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि अपना डाटा अगर इस प्रकार का कॉल उनको आए तो अपना डाटा शेयर न करें और वो कोषागार। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, अक्सर साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं और यहीं पर अब मुख्य कोषाधिकारी ने पेंशनरों को चेताया भी है और उसको लेकर बयान भी उन्होंने जारी किया है कि साइबर कोई भी पेंशन से संबंधित जानकारी ना दे और पेंशनरों को सतर्क रहने की बात यहां पर कही है और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर उन्होंने साझा की है। बिल्कुल, देखिए जो मुख्य कोषाधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर आज एक बयान जारी किया है मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर जो साइबर ठगी है, साइबर ठगी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है और खासतौर पर हिमांशा जो साइबर ठगी के जो शिकार जो लोगों को बनाया जाता है वो बुजुर्ग दंपतियों को ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं होता और जल्दी यहाँ पर झांसे में आ जाते हैं और साइबर ठग इतने शातिर हैं कि उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से यहाँ पर साइबर ठगी का इस्तेमाल करना है और जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को किस तरीके से अपना शिकार बनाना है। तो इसीलिए आज उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं और ये आह्वान भी किया है तमाम पेंशनर से कि आप जितने भी पेंशनर्स हैं आप अपनी जानकारी फोन के माध्यम से किसी को भी साझा ना करें, क्योंकि
कोषागार कभी भी कोई जानकारी पेंशन संबंधी किसी भी पेंशनर से नहीं मांगता है। और अगर कोषागार को कोई जानकारी चाहिए तो केवाईसी कोषागार करवाता है, वो भी तब जब जीवित प्रमाण पत्र दिया जाता है किसी भी पेंशनर द्वारा, क्योंकि जो भी रिटायर्ड जो पर्सन होता है उसको साल में एक बार कोषागार जाकर अपना जीवित प्रमाण पत्र दिखाना होता है और उसी दौरान उसकी केवाईसी करवाई जाती है कोषागार में। तो कोषाधिकारी ने साफ तौर पर ये कहा है कि कोषागार सिर्फ केवाईसी करवाता है, वो कोई भी जानकारी नहीं मांगता है। और अगर कोई भी जानकारी अगर तो यहाँ पर साझा की जाती है तो कहीं ना कहीं उस जानकारी से साफ तौर पर ये है कि ये कहीं ना कहीं ठगी का एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। ईमानशाह, बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर हर बार कहीं ना कहीं साइबर ठगी के मामले जब सामने आते हैं और अब जिस तरीके से ये बयान यहाँ पर जारी किया है, लेकिन ज्यादा जागरूक करने की यहाँ पर जरूरत है पेंशनरों को, क्योंकि कई जानकारियां और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो साइबर से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित कोई जानकारी यहाँ पर कई पेंशनरों को नहीं होती है। ऐसे में इन्हें जागरूक करने की और भी ज्यादा जरूरत है। तो कोई इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है या कोई कार्यक्रम ऐसा जिसमें सभी पेंशनरों तक ये जानकारी पहुंच सके? देखिए, बिल्कुल जागरूकता का अभी कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है मानसा, कि जाहिर तौर पर जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको चीजों का ज्ञान नहीं होता है, जिनको समझ नहीं होती है कि किस तरीके से जो साइबर ठग है उनको अपना निशाना बना सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं। और जाहिर तौर पर समय समय पर अगर जागरूकता अभियान चलाया जाए या फिर जब पेंशनर जाते हैं विभागों में, अगर उस वक्त उनको ये जानकारी दी जाए तो तब जाकर कहीं ना कहीं जो पेंशनर है उनको ये बात समझ में आ सकती है कि हाँ, इस तरह का कोई भी काम कोषागार नहीं करता है और कोषागार अगर करता है तो सिर्फ केवाईसी करवाता है। हिमांशा, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने यात्रियों से चर्चा की और बुजुर्गों के साथ चाय का आनंद लिया। बसों की स्थिति का जायजा लेते हुए साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि सीएम को अचानक देखकर आईएसबीटी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यहाँ पर आकर पानी भी देखा है, यहाँ की कैंटीन की व्यवस्था को भी देखा है, यहाँ के शौचालय को भी देखा है, यहाँ के स्टैंड को भी देखा है, पार्किंग इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यात्रियों से भी बात करी है, क्योंकि जहाँ ये ठीक होना चाहिए वहीं अभी हमारा त्यौहार का भी सीजन है। त्यौहार के समय में आने जाने वाले लोगों को, हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का कोई सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसलिए मैंने स्वयं आकर सभी से बात भी की है, देखा है। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें विभाग के कामों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि बीते 6 सालों में परिवहन निगम से राज्य की लगभग 35% आय बढ़ी है। प्रदेश भर में 21 आरआई ऑफिस संचालित हैं, जो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रदेश के 6 बड़े शहरों में फिटनेस सेंटर खोले गए हैं। साथ ही 4 नए फिटनेस सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार से मंजूरी ली जा रही है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में बसे गांवों को भी इसकी सुविधा मिले। विभाग में समीक्षा बैठक की है। विगत 6 वर्षों में हमने लगभग 35% आय परिवहन विभाग ने बढ़ाई है। अभी चंपावत में हमने आरआई ऑफिस खोला है। इस सहित हमारे कम से कम 21 आरआई ऑफिस हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 6 बड़े टाउन हैं। 6 बड़े टाउन में हमने फिटनेस सेंटर खोले हैं और हम 4 नए फिटनेस सेंटर भारत सरकार से स्वीकृत करा रहे हैं, जिनमें 2 में स्वीकृति आ गई है और 2 में स्वीकृति अपेक्षाकृत हमारे पास है।
देहरादून में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए। आनंद वर्धन ने बताया कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोग आजीविका बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण योजनाओं पर निर्भर है। अपर मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि महिला स्व सहायता समूहों और ग्रामीणों को स्वरोजगार की ऋण योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी हर साल की तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां विशेष पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। महाअभिषेक कर मुकेश अंबानी ने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और दोनों मंदिर समितियों को 2.5 करोड़ की धनराशि दान दी। बाजपुर किसानों को चीनी मिल में पेराई सत्र जल्द शुरू करने की मांग है। किसानों ने मिल के जीएम के साथ गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में किसानों ने सुविधाएं उपलब्ध कराने, समय से भुगतान कराने और चीनी मिल को सही तरीके से चलाने की मांग की है। जिसके बाद किसानों ने चीनी मिल के जीएम के साथ चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहीं मिल के जीएम ने नवंबर तक पेराई सत्र शुरू करने का आश्वासन दिया है। को गन्ना काट के गेहूं की बुआई करनी हो या आगे की फसलों की बुआई करनी हो, उसमें कोई उनको असुविधा ना होने पाए। साथ ही साथ चाहे वो पर्चियों का आवंटन हो या किसानों के लिए सुविधाएं हो, उनके लिए शौचालय हो, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उनके पानी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का काफ़ी इस पर जोर है कि किसानों को सब सुख सुविधाएँ दी जाएँ। और हमारा प्रयास है कि माह नवंबर में जब भी हमारा अभी बारिश की वजह से हम थोड़ा विलम्ब हो गया हमारा, आने वाले समय में जल्दी हम इसको कार्य पूरा कर लेंगे और नवंबर माह में जो है मिल का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। यूपी पुलिस का खनन माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान बेगुनाहों की जान ले रहा है। ऐसा ही एक मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां यूपी पुलिस बिना उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना उनके राज्य में दखल देती है। पुलिस सादे कपड़ों में हथियार लेकर जबरन भाजपा ब्लॉक प्रमुख के घर में घुस जाती है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से ब्लॉक प्रमुख गुरताज की पत्नी गुरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी पुलिस कर्मियों को पकड़कर उत्तराखंड पुलिस के हवाले किया, लेकिन सभी उत्तराखंड पुलिस के चुंगल से भागने में सफल हो गए। नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की है। खबर मिलते ही भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी और कांग्रेस के जसपुर से विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंचे। विधायक आदेश चौहान ने उत्तराखंड पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया है। इस मामले में डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि सादे कपड़ों में कौन था, इसकी जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं इस मामले में यूपी से मुरादाबाद मंडल के डीआईजी शलभ माथुर ने भी अपनी सफाई दी है। सादे सिविल में सबके हाथ में पिस्तल, घर में घुस गए गांव में, ये नहीं देखा कि क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचातानी और वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की वाइफ बीच वाले पोर्शन में थी, वहां जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई, खींचातानी हुई बहुत ज्यादा वहाँ। और 4 जने पकड़े गए, गांव जब सारा इकट्ठा हुआ भीड़ बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस, थाने वालों को 4 जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब थाने वालों ने उन्हें छोड़ दिया, कहाँ भेज दिया, क्या कर दिया। ये इंसान हो रहा है उत्तराखंड में। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसे आए, हमारी पुलिस क्या कर रही थी, और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता। तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है?
एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था, तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें जो है इसमें लगी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। अभी है यहाँ पे जफर करके जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है और ये वांछित भी था हमारे यहाँ पे गैंगस्टर का अभियुक्त है और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 पुलिसकर्मी इसके अंदर इंजर्ड हैं जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की घटना की एक जानकारी है, इसमें और कोई चीज की पुष्टि होती है तो मेरे द्वारा आपको अवगत कर। काशीपुर के ग्राम जुड़का में बदमाशों की दबंगई सामने आई है। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया तो बाइक सवार खनन से जुड़े व्यवसायी के घर में घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले में खनन व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोहाघाट में वाहन चालकों ने नेपाल सीमा को जोड़ने वाली बधाल सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। टैक्सी स्टैंड पर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर बड़े बड़े इकट्ठे हो चुके हैं तो वहीं झाड़ियां तक उगाई हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिससे लेकर वाहन चालकों में आक्रोश बना हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। जल्द सड़क की मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुल्ला रोड में इधर भागीरथी इंस्टीट्यूट से लेकर हमारी पुल्ला तक गड्ढे गड्ढे हो गए हैं रोड में और इनसे कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा हो रहा है। कई वाहन भी ठुक चुके हैं और इसमें विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है। विभाग की लापरवाही है। झाड़ियां नहीं कट रही हैं रोड की, आगे से आने वाले वाहन नहीं दिखते हैं और इसमें विभाग से हमारा अनुरोध है कि कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें और गड्ढों में मिट्टी की जगह पत्थर भरे जाएं। अभी अधिकारी से तो नहीं जा पाए हमने प्रस्ताव बना रखा है, इस में हम कल एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। दिवाली त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग तैयारियों में जुट गया है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि देहरादून में 8 जगह पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आग लगने की सूचना 112 पर दें ताकि आग पर काबू पाया जा सके। हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जनता से मेरी अपील है कि सभी को विदित है कि दीपावली का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनाया जाए। हम सब एक साथ हैं और आप लोग हमारा सहयोग करें और कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तुरंत 112 पर जरूर कॉल करें, बताएं और जहाँ भी फायर सर्विस की गाड़ी आती है प्लीज़ आप लोग उसे रास्ता जरूर दें ताकि जितनी जल्दी फायर सर्विस वहाँ पहुँचेगी तो वो जनहित में होगा, कम से कम नुकसान होगा। हरिद्वार के रावली महदूद में एक युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच में जुटी पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। सितारगंज के ग्राम सभा पंडरी में 8 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव घर के पंखे में लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक अर्श का शव का फंदा में लटका मिला है। जिस वक्त उसने आत्महत्या की तब घर में कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
लगभग 8-9 साल का, जिसका नाम है अर्श। ये यहाँ पंडरी का रहने वाला है। इसको जब यहाँ लाया गया था तब ये मृत अवस्था में था और इसके गले में फंदे का निशान भी था। और इसको अभी आगे की इंक्वायरी के लिए, क्योंकि मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, तो इसको पोस्टमार्टम के लिए फिर भेज दिया गया है। इसको पुलिस द्वारा लाया गया था। कालागढ़ में एक घर में अजगर निकलने से ग्रामीण दहशत में आ गए। अजगर निकलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कार्बेट टाइगर रिजर्व होने के कारण अक्सर घरों में सांप घुस जाते हैं। सूचना मिली थी कि हाइडिल चौराहे के आज दुकान के आसपास जो है एक बहुत विशाल का अजगर घुस आया है, जो पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था। तो हम लोग मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ और ये इस विशाल का अजगर को हमने जो है बड़ी मशक्कत के साथ जो है रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद विभागीय टीम के साथ हमने इसको जो है सकुशल जंगल में जो है रिलीज़ कर दिया। इस अजगर का जो है वजन लगभग 40 किलो के आसपास रहा होगा और इसकी लंबाई भी 3 मीटर से ज़्यादा ही होगी, जिसे हमने कालागढ़ रेंज के सुरक्षित जंगलों में। देहरादून में स्वदेश टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर प्रदेश पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के मार्गदर्शन में पूरा देश टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है। देश ही नहीं, विश्व के पर्यटक भी आज बड़ी संख्या में भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल उत्तराखंड में पर्यटकों की तादाद काफी बढ़ी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस ने अब स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कोटद्वार के अधिवक्ता प्रवेश रावत ने उनके खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की है। आरोप है कि विधायक के कहने पर ही वंदना रिजॉर्ट में देर रात बुलडोजर चला दिया गया था, जिससे हत्या के साक्ष्य मिट गए। अधिवक्ता ने इसे लेकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भंडारी हत्याकांड यमकेश्वर में हुआ था। उस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया था और हम सब अधिवक्ताओं ने एक संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हम पूरा न्याय करवाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो अंकिता भंडारी का कमरा था जहां घटना घटित हुई थी, उसको स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट द्वारा आनन फानन में सुबह 3 बजे तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था, जिससे कि सबूतों से छेड़छाड़ थी, नष्ट करने का उन्हें प्रयास था, उन्होंने किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पर मुकदमा दर्ज हो और वो एक्यूज बनाई जाए। उसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार यमकेश्वर से रिपोर्ट तलब की गई है और उसमें नेक्स्ट हेयरिंग अब 18 अक्टूबर लगी है। और मैं विश्वास है माननीय न्यायालय पे कि रेणु बिष्ट जो स्थानीय विधायक है वो भी एक्यूज बनेगी, उनको एक्यूज बनाया जाएगा, क्योंकि वो तथ्य मिटाने छुपाने की दोषी हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।